नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश झा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। आज मैं आपसे डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस इन ओल्ड एज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डिमेंशिया की समस्या अक्सर 65 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती है। इसका प्रिवेलेंस 65 साल की उम्र के बाद 5% के आसपास है और बढ़ती हुई उम्र के साथ ये प्रिवलेंस बढ़ता जाता है। 85 साल की उम्र के बाद ये प्रिवलेंस 20 से 40% तक पहुंच जाता है। अक्सर ये समस्या बहुत धीरे धीरे प्रेजेंट करती है। इसमें एक अहम कंपोनेंट फॉरगेटफुलनेस या याददाश्त में कमी का है। इंसान शुरुआत में रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें भूलने लगता है। धीरे धीरे ये फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा क्लियर फैमिली के सामने आने लगता है और इस प्रोसेस में हो सकता है 1.5-2 साल बीत जाएं, तब जाकर ये क्लिनिकल अटेंशन में आता है और कई बार इससे लंबे समय के बाद भी। शुरुआत में इमीडिएट मेमोरी अफेक्ट हो सकती है, जैसा कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ चल रहा है और अगर उसके बारे में कोई बात की जाती है तो इंसान जनरली क्लूलेस हो जाता है कि अभी क्या बात हो रही थी या ये जो टॉपिक है ये किस बारे में डिस्कशन हो रहा था। अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख कर भूल जाना। धीरे धीरे रिसेंट मेमोरी भी अफेक्ट होने लगती है, जैसे कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे आज तारीख क्या है, साल कौन सा चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है, सीज़न क्या चल रहा है, मेरे घर का एड्रेस क्या है, मेरे आसपास की लोकेलिटीज़ कौन सी हैं। आदमी ये सब चीज़ें भूलने लग जाता है। सबसे लास्ट में पर डेफिनेटली लेटर ऑन रिमोट मेमोरी, जैसे अपने बारे में जानकारी, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने क्या एजुकेशन हासिल की हुई है, मेरी शादी कब हुई थी, बच्चे कब हुए थे, ये सारी जानकारियाँ आदमी धीरे धीरे भूलने लग जाता है। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी देखने को मिलने लगती हैं। तो सिर्फ इसमें याददाश्त की कमी नहीं है, आपने जो कुछ भी लर्न किया है जीवन भर धीरे धीरे अनलर्न होने लगता है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट होने लगता है। अगर सीवियर केसेस में हम कहें तो अपने कपड़े पहनने में दिक्कत आने लगती है, टॉयलेट के लिए जाने में दिक्कत आने लगती है, उसमें भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आप बाथरूम, पेशेंट जाता है बाथरूम में से वो ढंग से कपड़े पहन के वापस बाहर नहीं आ पाता, उसे उन चीज़ों में भी मदद की ज़रूरत पड़ने लगती है। साइन करने में, फोर्क पकड़ने में, इन सभी चीज़ों में भी दिक्कत आने लगती है। पेशेंट की जो ओवरऑल दिनचर्या इस पर काफ़ी असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। 20 से 40% पेशेंट्स जो होते हैं डिमेंशिया के, उनमें हेल्यूसिनेशंस यानी कुछ दिखाई देना या कुछ सुनाई देना, जो चीज़ें नहीं हैं वो दिखाई देना या सुनाई देना, इस तरीके की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। डिल्यूजन्स, फॉल्स अनशेकेबल बिलीव्स, शक वहम हो जाना, लोगों पे शक करना, आस पड़ोस पे शक हो जाना, ये भी एक कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। इसके अलावा 50% केस जो होते हैं डिमेंशिया के, उसमें उदासी के लक्षण भी सामान्य तौर पे देखे जाते हैं। कई बार इंसान जो मेमोरी लॉस के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आज से 2 साल पहले मैं अपना पैसा या कोई सामान किसी सुरक्षित जगह पे रखता था और मैं उसे भूल गया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आजकल भी मैं अपने पैसे उसी जगह पे रख रहा हूँ और जब मैं उसे चेक करता हूँ जाके तो आई थिंक कि somebody has stolen it, है ना। There is an anger outburst related to that. This kind of scenario and pictures also come to the clinical attention, and when you go in details तो memory भी affected है, daily living और functioning भी affected हो जाती है। तो डिमेंशिया के कारण क्या है, डिमेंशिया होता क्यों है? डिमेंशिया को कुछ मेजर ग्रुप्स में देखा जा सकता है। 50 से 60% केसेस में डिमेंशिया अल्जाइमर्स में देखने को मिलता है। 15 से 30% केसेस में कुछ सेरेब्रोवास्कुलर इलनेसेस, हाइपरटेंशन इससे रिलेटेड होता है। बाकी 8 से 10% केसेस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज, ब्रेन ट्यूमर, हंटिंगटन्स डिजीज़,
इसके अलावा नीमेन-पिक्स डिजीज़, पार्किंसनिज्म, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नॉर्मल प्लेशर हाइड्रोकेफेलस 10 से 15% केसेस में ही कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन पे अगर काम किया जाए तो डिमेंशिया को रिवर्स किया जा सकता है ना। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हो गया, नॉर्मल प्लेशर हाइड्रोकेफेलस डिटेक्ट हो गया, या कोई ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, तो उस पर वर्क करने से, उसे ट्रीट करने से अगर पेशेंट में परमानेंट चेंजेस नहीं आए तो उसे रिवर्स किया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में डिमेंशिया में एक प्रोग्रेसिव इलनेस है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव इलनेस है जो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। डिमेंशिया का ट्रीटमेंट क्या है, या डिमेंशिया के पेशेंट को मैनेज कैसे किया जाए? तो मैं इसमें एक बात ये कहूँगा कि डिमेंशिया एक प्रोग्रेसिव इलनेस है। अगर किसी को अल्जाइमर्स हो गया है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, लेकिन अगर ये क्लिनिकल अटेंशन में आ जाता है, जब ये माइल्ड इलनेस है, तो कुछ अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो स्लो डाउन करती हैं प्रोग्रेस ऑफ इलनेस को, है ना। तो अगर कोई इलनेस अभी जिस स्टेज में, अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में है, वो लंबे समय तक एटलीस्ट इसी स्टेज में बनी रहे, वो सीवियर की तरफ ना जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा जो रोज़ की दिनचर्या है उस पर वर्क करने की भी आवश्यकता है। पेशेंट को ओरिएंटेड रखना, पेशेंट को ऐसे कमरे में रखना जहाँ पे रोशनी है, जिससे पेशेंट को दिन और रात का पता लगे। कमरे में कैलेंडर होना चाहिए जिससे कि पेशेंट ओरिएंटेड रहे कि आज तारीख क्या है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। लोग जब मिलने आए तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। इन तकलीफ़ों में पेशेंट को अपना रोज़मर्रा का सामान ढूंढने में भी दिक्कत आती है, तो चीज़ों को लेबल किया जाए, चीज़ों को लिखा जाए। इस बात को एनकरेज करने से भी पेशेंट का जो डिस्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस ये हो सकती है कि जब पेशेंट बाहर घूमने जाता है पर्टिकुलरली, तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि डिमेंशिया का पेशेंट 2-4 गली अगर घर से आगे निकल गया है तो वो यही नहीं बता पाता कि उसका एड्रेस क्या है, वो अपने घर तक वापस ही नहीं आ पाता। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट खो जाते हैं। तो अगर पेशेंट को कोई घुमाने भी घर के बाहर ले जा रहा है तो साथ में कोई होना चाहिए अकम्पनिंग पर्सन। पेशेंट की जेब में कोई कार्ड, कोई एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, या फ़ोन नंबर, क्योंकि पेशेंट एड्रेस के बारे में बता नहीं पाएगा क्योंकि वो भूल चुका है। इसके अलावा एक चीज़ है जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है, वो है केयर गिवर्स बर्डन। इस इलनेस में पेशेंट को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, नहलाना, धुलाना, खाना पीना, खिलाना, इन सभी चीज़ों में भी, टॉयलेट ले जाना, इन सभी चीज़ों में भी मदद की ज़रूरत पड़ने लगती है। एक समय के बाद परिवार वालों को लगने लगता है कि हम ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये एक नेचर ऑफ इलनेस है, ठीक है। इसमें परिवार के सदस्यों को केयर गिविंग का टास्क लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, और सभी सदस्यों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना चाहिए। हो सके तो एक प्रोफेशनल नर्सिंग हेल्प भी इस मामले में आपकी मदद कर सकती है। डिमेंशिया एक ऐसी इलनेस है जिसे अर्ली स्टेजेस में अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसकी प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक स्लो डाउन किया जा सकता है। मुझे आशा है कि डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस इन ओल्ड एज के बारे में मैंने आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दिया है। धन्यवाद।